हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। ये क्लास आपकी चल रही है स्टैटिक जीके और ये क्लास सभी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोग्राम आपका था स्टैटिक जीके का और वो भी भारत दर्शन। भारत दर्शन में हम आपको दिखाएंगे भारत देश के सभी स्थल, जितने भी ऐतिहासिक स्थल। तो यहाँ पर जो क्लास आपकी चल रही है तो ऐतिहासिक स्थल, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस जितने भी हैं तो वहां पर देखेंगे, इमेज भी देखेंगे कौन सी इमेज कहां पर ये स्थित है और इसके बाद में उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप नोट्स भी बनाते चलिए स्टैटिक जीके की भी, और यहाँ पर इस जीके का हम संपूर्ण विस्तार आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यह आपका दिल्ली का लाल किला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लाल किला भी घूमेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका आगरा का लाल किला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी हम घूमेंगे। ये आगरे का ताजमहल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी हम घूमेंगे और यहाँ की जानकारी लेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दिल्ली का कुतुब मीनार है, यहाँ भी घूमेंगे और यहाँ की जानकारियां लेंगे। तो ये देखिए जो सामान्य ज्ञान आपकी है तो स्टैटिक जीके की क्लास है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं तो वहां हम आप लोगों को घुमाने वाले हैं। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं स्टडी वेल 77, इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका ताजमहल आ चुका है, आगरे का ताजमहल। तो आइए चलते हैं हम आगरे में प्रवेश करते हैं और आगरे में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले प्रवेश करते हैं ताजमहल में। तो ताजमहल ही आप देख पा रहे हैं कि हमारे भारत का जो विश्व में 7 अजूबे हैं तो 7वें अजूबों में से ये आपका एक ताजमहल है जो कि संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। तो चलिए आइए इसकी जानकारी करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश, ताजमहल जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है और यह विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। ये जो आप स्मारक देख रहे हैं ताजमहल, तो ये विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। यह मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और किस लिए बनवाया गया था? तो ये अपनी पत्नी अर्थात इनकी जो बेगम थी, मुस्लिम भाषा में से पत्नी को बेगम कहा जाता है, तो ये अपनी पत्नी अर्थात मुमताज महल की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के पिता कौन थे? तो शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर। और जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर थे। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे, जो कि मुगल सल्तनत की नींव रखी थी 1526 ईस्वी में। आगे चलते हैं ताजमहल का इतिहास। तो आइए चलते हैं ताजमहल के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 ईस्वी में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये ताजमहल का निर्माण कब एवं किसने करवाया था? तो उत्तर देंगे शाहजहां ने सन 1632 ईस्वी में करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और यह 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। कब से कब तक? तो 1632 में प्रारंभ हुआ और 1653 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसका निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ था। इसका जो निर्माण है तो कितने वर्षों में पूरा हुआ था? तो ये इसका निर्माण 22 वर्षों में पूरा हुआ था। 22 वर्ष मतलब इसको बनने में कितने वर्ष लग गए थे? 22 वर्ष लग गए थे, पूरे 22 वर्ष लग गए थे इसको बनने में। आगे देखते हैं, इसमें लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। तो यहाँ पर कितने लोगों ने काम किया था? 20,000 मजदूर लगे थे ताजमहल को बनाने में। ताजमहल की वास्तुकला मुगल और फारसी शैली, यहाँ पर देखिए मुगल सल्तनत के बादशाह ने तो बनवाया था, तो मुगल जो वास्तुकला थी, ताजमहल की जो वास्तुकला है तो मुगल शैली में भी है और फारसी शैली में भी
इसका मिश्रण, मुगल और फारसी शैली दोनों का ही मिश्रण है। ये प्रश्न आपका बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताजमहल की वास्तुकला कैसी है, तो यहाँ पर उत्तर देंगे मुगल और फारसी शैली का मिश्रण है। इसका मुख्य आकर्षण इसका गुंबद है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आकार देख रहे हैं आपका, तो ये एक गुंबद आकार की है। ये जो ताजमहल है आपका, तो यहाँ पर गुंबद नुमा दिखाई दे रहा है, तो इसका आकर्षण इस कारण से और ही ज्यादा आकर्षक लगता है, जो लगभग 80 फीट ऊंचा है। अब देख रहे हैं ये ताजमहल की जो यहाँ से लेकर इसकी ऊपर तक की पूरी ऊंचाई है, तो यहाँ तक की आपकी कितनी है 80 फीट। इसकी टोटल कितनी है, इसकी ऊंचाई है टोटल 80 फीट। यहाँ आगे देखते हैं, इसके अलावा ताजमहल में 4 मीनारें हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 मीनारें, एक मीनार आपकी ये हुई, दूसरी मीनार ये है, एक तीसरी और चौथी, ये चारों मीनारें भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये देखा कि यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है 80 फीट है और इसमें 4 मीनारें हैं जो ताजमहल की चारों ओर स्थित हैं। और देखने में ये मीनारें की मीनारों की वजह से बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगता है। आगे चलते हैं, ताजमहल का महत्व आगे देखते हैं। ताजमहल का महत्व, तो यहाँ पर देखते हैं, ताजमहल भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारक है। ये सांस्कृतिक और बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक, 7 अजूबों में, अभी हमने बताया आपको कि 7 अजूबों में से एक है और भारत का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में भी एक है। जो यूनेस्को है, तो वहां ये विश्व धरोहर है, विश्व जो वर्ल्ड हेरिटेज है, तो वहां पर यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। ताजमहल प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पर सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और यह भारत का एक सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर ताजमहल के कुछ रोचक तथ्य हैं, तो उनको तथ्य को देख लेते हैं। ताजमहल का निर्माण लगभग 22 मिलियन रुपए में हुआ था। 22 मिलियन रुपए में हुआ था, तो अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय 1632 में बना था। तो 1632 में यहाँ पर 1632 से लेके 1653 के बीच में बना था, तो उस समय 32 मिलियन रुपए कितना हो रहा होगा उस समय, इतनी मतलब उस समय का पैसा, इस समय का पैसा अगर जोड़ा जाएगा तो कितना रुपए इसमें खर्च हुआ होगा, जो उस समय की एक बड़ी राशि थी। ताजमहल के निर्माण में लगभग 28 प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था और ये पत्थर आए कहां से थे, तो राजस्थान के मकराना जिले से संगमरमर के पत्थर लाए गए थे। तो ये 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था ताजमहल के निर्माण में। ताजमहल की मीनारें लगभग 2 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं। तो यहाँ पर प्रश्न भी आपका बन रहा है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ताजमहल की मीनारें हैं, जो 4 मीनारें हैं, वो कितने डिग्री झुकी हुई हैं, तो 2 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हुई हैं, जो इसे भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। अगर यहाँ पर इस प्रकार से, मतलब यहाँ की जो वास्तुकला है इस प्रकार से यहाँ का जो आर्ट है, यहाँ पर ये 4 मीनारें बनाई गई तो 2 डिग्री झुकाकर बनाई गई ताकि भूकंप जैसी समस्याएं भी हो तो ये ताजमहल गिरे ना। ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में लगभग 99 नामों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ताजमहल के अंदर 99 लोगों के नामों का उल्लेख मिलता है जो इस्लामी धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो अंदर देखेंगे तो अंदर यहाँ पर 99 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो कि आपके इस्लाम धर्म की जो कुरान पुस्तक है, तो कुरान पुस्तक से ही यहाँ पर लिए गए हैं वो नाम। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ताजमहल एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्मारक है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो ये ताजमहल के बारे में आपने जानकारी की कि सांस्कृतिक और बहुत ही ज्यादा आकर्षक जनक है, जो विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। आगे चलते हैं। आगे अभी आप लोगों ने देखा कि ताजमहल की में किस प्रकार से, कब बना, कैसे बना,
कौन कौन शामिल हुए, कितना समय लगा। अब आगे चलते हैं हम। आगरा में अभी घूम रहे थे, आगरा के ताजमहल में। अब जस्ट 2 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है आगरा का किला। तो वहां से आगरा के किले में घूमते हैं, जहां पर औरंगजेब जो कि शाहजहां का पुत्र था, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब ने ही अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर इस लाल किले के अंदर डाल दिया था। और उसी लाल किले के अंदर चलते हैं, घूमते हैं इस लाल किले में। तो ये आगरा का लाल किला है, और ये आगरे के लाल किले की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इस आगरा के लाल किला को किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। ऐतिहासिक रूप से इसे अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर आगरे के लाल किले को। तो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये आगरे के लाल किले के बाहर का चित्र है, जहां से प्रवेश द्वार है। यहाँ पर विश्व से भारत के भी लोग और विश्व के भी पर्यटन यहाँ पर आते हैं इसे देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा का लाल किला, जिसे आगरा किला या लाल किला भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में ही ये स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह किला मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1565 ईस्वी में बनवाया गया था। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको आप नोट बनाते जाइएगा और इसे अपने नोट में शामिल करते जाइएगा कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो ये बनवाया था 1565 ईस्वी में। कब बनवाया था, 1565 ईस्वी में बनवाया था। और यह मुगल साम्राज्य के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। यहाँ पर आगे देखते हैं लाल किला का इतिहास। तो लाल किला के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। लाल किला का निर्माण 1565 ईस्वी में अकबर द्वारा शुरू किया गया था, और यह 1573 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। अर्थात 1565 में शुरू हुआ और यह 1573 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अकबर ने इस किले को अपनी राजधानी के रूप में बनाए रखा, और यहाँ उन्होंने अपने दरबार की स्थापना भी की। अब अकबर के विषय में तो सभी जानते हैं कि अकबर एक महान शासक था, जो मुगल सल्तनत का काफी प्रतापी राजा था, जिसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। उसने एक अलग धर्म की स्थापना की जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म, जिसमें एक इबादत खाना बनवाया। इसी लाल किले के अंदर उसने एक इबादत खाना बनवाया, जहां सभी धर्म को एक साथ प्रवेश करने की अनुमति थी। और इबादत खाना अर्थात जहां पर सभी धर्म के लोग आए और आपस में चर्चा करें धार्मिक विषयों के बारे में। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर ये लाल किला की वास्तुकला, तो इस वास्तुकला के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। लाल किला की वास्तुकला यहाँ पर मुगल सल्तनत का तो था ही, मुगल और हिंदू शैली। देखिए मुगल सल्तनत अर्थात मुगल शैली और हिंदू शैली का मिश्रण है, दोनों का ही मिश्रण है। इसका मुख्य आकर्षण इसका लाल पत्थर है, जिससे यह लाल किला कहलाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका पूरा आकर्षण, यहाँ पर जो जितना भी लाल किला में पत्थर लगा हुआ है, तो टोटल आपका लाल पत्थरों से ही निर्मित है। इस कारण से ये पूरा टोटल लाल ही दिखाई देता है और बहुत ही आकर्षक लगता है। किले के अंदरूनी हिस्से में कई सुंदर महल भी स्थित हैं, और मस्जिदें भी बनी हुई हैं, और कई बाग भी बने हुए हैं। इसी जैसे नगीना मस्जिद हो गया, शीश महल हो गया, और बहुत सारे पार्क, यहाँ पर बहुत सारी मस्जिद और बाग वगैरह इसी लाल किले के अंदर ही स्थित है। आगे देखते हैं लाल किले के महत्वपूर्ण हिस्से। तो यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण हिस्सों में जैसे दीवान ए आम, यहाँ पर दीवान ए आम खास यह किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर लाल किले के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि दीवाने आम, जो कि यह लाल किले के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां अकबर ने अपने दरबार की अध्यक्षता करते थे। यहाँ पर जो दीवाने खास ये इसी को दीवाने आम या दीवाने खास भी कहा जाता है। तो इसमें अकबर ने एक अकबर जो था तो दरबार लगाता था, और इस दरबार में सभी लोगों को बुलाता था। आगे देखते हैं दीवाने खास, ये दीवाने आम था, ये दीवाने खास है। यह किला भी एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां
जहां पर अकबर ने निजी दरबार की अध्यक्षता करता था। निजी, अब निजी यहाँ पर स्वयं बैठता था। दीवाने खास अर्थात खास महल इसे कह सकते हैं, तो दीवाने खास में स्वयं बैठता था और यहाँ पर निजी अर्थात निजी दरबार लगाता था। कोई अगर निजी चर्चा करनी होती थी किसी बात की तो यहाँ पर स्वयं बैठकर ही निर्णय लेता था। आगे देखते हैं मुसम्मन बुर्ज। एक मुसम्मन बुर्ज भी स्थित है। यह किले का एक सुंदर महल है जो अकबर की पत्नी के लिए बनवाया गया था। मुसम्मन बुर्ज जो है अकबर की पत्नी के लिए ही बनवाया गया था। यहाँ पर देखेंगे तो अकबर की पत्नी जो थी एक सलीमा बेगम थी, एक रुकैया बेगम थी और एक आपके जोधाबाई जो कि जोधाबाई थी। तो यहाँ पर देखते हैं शाही मस्जिद, यह किले की एक सुंदर मस्जिद है जो अकबर द्वारा बनवाई गई थी। ये शाही मस्जिद भी इसी लाल किले के अंदर है। ये चारों जो आप लाल किले के अंदर जो इमारतें हैं इसी लाल किले के अंदर स्थित हैं। आगे देखते हैं लाल किले का महत्व क्या है। तो लाल किला भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। यह किला मुगल साम्राज्य के इतिहास और सांस्कृतिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं भी घटित हुई हैं इसी लाल किले के अंदर। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं अभी आप लोगों ने पहले आगरे का ताजमहल देखा, आगरे का, फिर हमने आपको आगरे के लाल किले में भी घुमाया। अब चलते हैं, ये लाल किला भी है और वो भी दिल्ली का लाल किला है जिसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ये भी मुगल सल्तनत अर्थात यहाँ पर शाहजहां का वो अकबर था और अकबर का पुत्र था जहांगीर और जहांगीर का जो पुत्र था वो है शाहजहां। अर्थात यहां पर देख रहे हैं ये यहां पर इसको किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया, उसी ने दिल्ली का लाल किला का निर्माण भी करवाया। तो ये आपका दिल्ली का लाल किला है, यहां पर देख रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के लाल किले के का संपूर्ण जानकारी लेते हैं। यहां पर देख रहे हैं दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला जिसे लाल किला या लाल किला दिल्ली भी कहा जाता है, भारत के दिल्ली शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जो लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1648 ईस्वी में बनवाया गया था। अब देखिए शाहजहां ने कब बनवाया था इसे, तो 1648 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था इस दिल्ली के लाल किले को, 1648 में शाहजहां ने बनवाया था। मुगल साम्राज्य के शासन काल में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लाल किला का इतिहास चलिए जानते हैं दिल्ली के लाल किले का इतिहास क्या रहा। तो लाल किला का निर्माण जो है 1648 ईस्वी में शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था और यह 1658 में ये पूरा हुआ। शाहजहां ने इस किले को अपनी राजधानी के रूप में बनाया और यहाँ पर उन्होंने अपने दरबार की स्थापना भी की। लाल किले की वास्तुकला देख लेते हैं। लाल किले की जो वास्तुकला है, लाल किले की वास्तुकला मुगल और हिंदू शैली में का मिश्रण है। इसका मुख्य आकर्षण लाल पत्थर है जिसे यह लाल किला के रूप में के नाम से जाना जाता है। किले के अंदरूनी हिस्से में कई सुंदर महल या मस्जिदें या बाग बने हुए हैं। लग रहा है ये चीजें उसी की आ गई हैं। चलिए देखते हैं लाल किला के महत्वपूर्ण हिस्से। तो यहाँ पर दीवाने आम भी यहाँ पर बना हुआ है जैसे कि वहां पर बना हुआ है आपका आगरा के लाल किले में, वैसे यहाँ पर भी बना हुआ है दीवाने आम। यह लाल किला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर शाहजहां अपने दरबार की अध्यक्षता करते थे। तो जैसे कि वहां पर अकबर किया करते थे वैसे यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने इसे बनवाया था। दीवाने खास, वैसे दीवाने आम वहां भी स्थित है और यहाँ भी दीवाने खास भी स्थित है। यह किले की एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर शाहजहां अपने निजी दरबार में कार्य किया करता था। तो जैसे उसमें था सेम वैसे यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें वैसे स्थित हैं। दीवाने आम यह लाल किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर शाहजहां अपने दरबार की अध्यक्षता करता था। दीवाने खास यह किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर शाहजहां अपने निजी दरबार की अध्यक्षता करता था। अब देखते हैं मुमताज महल अर्थात शाहजहां की जो बेगम थी, यह किले का एक सुंदर महल है
जो शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। शाही मस्जिद, यहाँ पर शाही मस्जिद भी बनी हुई है। यह किले का एक सुंदर मस्जिद है जो शाहजहां द्वारा ही बनवाई गई थी। लाल किला का महत्व देख लेते हैं। तो लाल किला भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहरों में से एक है। यह किला मुगल साम्राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हिस्सा बना रहा। यहाँ पर देखते हैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं भी घटित हुई, जैसे कि लाल किले की कुछ रोचक तथ्य हैं। यहाँ पर देखते हैं लाल किला का निर्माण लगभग 10 वर्षों में पूरा हुआ था। यहाँ पर बनने में कितना समय लगा था? तो 10 वर्ष लगे थे। लाल किला की दीवारें लगभग 18 मीटर ऊंची हैं। 18 मीटर, जिसकी ये दीवारें दिखाई दे रही हैं, तो इसकी दीवारें जो हैं तो ये 18 मीटर ऊंची हैं। लाल किला में लगभग 200 कमरे हैं। यहाँ पर 200 लगभग कमरे हैं। लाल किला की वास्तुकला में मुगल, हिंदू और इस्लामी शैलियों का भी मिश्रण है। और देखते हैं कि जब भी हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो इसी लाल किले में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी लाल किले के बाहर ही, लाल किले में ही क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। तो ये आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये लाल किले की जानकारी थी जो दिल्ली में स्थित है। अब आगे चलते हैं, सरदार सरोवर बांध देखते हैं। और जो हमारे देश के महान एक नेता थे जो एकता, लोगों को, भारत देश को एकता के बंधन में बांधने का काम करते थे, जिनके नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, जो हमारे देश के एक महान कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही ज्यादा पराक्रमी व्यक्ति थे। वो हैं हमारे देश के महान कार्यकर्ता अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के नाम से एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अर्थात इनकी मूर्ति बनाई गई है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर बनाई, गुजरात में ही नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 180 फीट है। चलिए आगे देखते हैं, इसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जानकारी देखते हैं, जानकारी करते हैं। यह आपकी नर्मदा नदी है जो कि बहकर आई हुई है। यह नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक जो है, अमरकंटक से निकलती हुई यह नर्मदा नदी है, आती है और उल्टा बहती हुई अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात से होते हुए सीधे अरब सागर में गिर जाते हैं। और इसी में सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ है, जो सरदार सरोवर बांध जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध भी इसी नदी में बना हुआ है। चलिए आइए चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर। देखते हैं यहाँ पर हमने 180 आपको बताया था, 2 मीटर और भी 2 मीटर और ऊंची है, तो 182 मीटर है, ऊंची है यह प्रतिमा गुजरात की केवड़िया। अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मूर्ति है यहाँ से लेके यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के केवड़िया, केवड़िया जिला पड़ता है, केवड़िया में ही स्थित है। और इसका निर्माण जो है 2013 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2013 में शुरू हुआ था और 2018 में बनकर तैयार हो गई। 2013 से लेकर 2018 में कंप्लीट हुआ। इस प्रतिमा का डिजाइन जो है भारतीय मूर्तिकला किसने तैयार किया था? रामवी सुतार अर्थात रामवी सुतार के द्वारा इसका डिजाइन जो है ये तैयार किया गया। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया। इसका जो निर्माण किया गया है तो एक कंपनी थी, लार्सन एंड टुब्रो नामक कंपनी थी, उनके द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया। प्रतिमा की लागत लगभग 2063
करोड़ रुपए थी। 2063 करोड़ रुपए इसमें लागत लगी। कितनी लगी है? तो 2063 करोड़ 2063 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है, इस मूर्ति की लागत। आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी में 5 जोन है। यहाँ पर 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें 3 है जनता के लिए खुले हैं, और प्रतिमा के अंदर एक संग्रहालय भी बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो प्रतिमा है, यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अर्थात मूर्ति है, और यहाँ पर ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ एक संग्रहालय अर्थात संग्रहालय म्यूजियम भी बनाया गया है। एक ऑडियो विजुअल गैलरी भी है, जो सरदार पटेल के जीवन और योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो यहाँ पर ऑडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि वहां पर जो पर्यटक वहां पर जाते हैं, तो वहां पर उनको इनके जीवन की जो गाथा है वहां पर सुनने को मिलती है। आगे देखते हैं, इस प्रतिमा का उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, और यह प्रतिमा दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। तो यहाँ पर विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर इस मूर्ति को देखने आते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं, तो ये आपकी थी गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और इसी नर्मदा नदी में ही सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही स्थित है। और इस मूर्ति का निर्माण जो है 2013 में प्रारंभ किया गया, और 2018 में बनकर तैयार हुई। किसने बनवाया, कब बनवाया, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुतुब मीनार का ये कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली का कुतुब मीनार है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो देखते हैं, दिल्ली का ये कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली के कुतुब मीनार में चलते हैं, घूमते हैं, कुतुब मीनार की संपूर्ण जानकारी करते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक मीनार है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। अब 73 मीटर ही, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तो 182 मीटर है। इससे दो गुनी उसकी ऊंचाई है, और यह 1192 ईस्वी में बनवाया गया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। अब देखते हैं यहाँ पर कुतुबुद्दीन जो है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। जो कुतुबुद्दीन था, ये एक गुलाम था, वो भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में हमारे भारत 1190 में आया था, और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की जीत और मोहम्मद गौरी की हार होने के पश्चात वो सीधा अफगानिस्तान चला गया। इसके पश्चात 1192 में फिर आया, और मोहम्मद गौरी जो था पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और अपना गुलाम यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया, ताकि वो गुलाम वंश की नींव डाल सके। तो गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसी बीच उसने अपना कुतुब मीनार का निर्माण करवाने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखते हैं, 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। तो यहाँ पर देखिए 1192 जो है, तो यहाँ पर 1192 जो है, तो ये 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। यहाँ पर ये कुछ जानकारी जो है आपकी गलत दी हुई है। 1206 में इसने नींव रखी थी, और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 1210 में ही मात्र 4 वर्षों तक इसने शासन किया था। इसके बाद इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, वो सीधे वो आ गया था गुलाम वंश में, तो इसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना। तो 1206 ईस्वी जो है, तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। 1206 में उसने नींव रखी थी कुतुब मीनार की, और इसे पूरा करवाने में हाथ रहा इसका दामाद इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार का इतिहास जान लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1191 में इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1206 यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 1206 होगा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया, और यह 1220 में इल्तुतमिश
ने इसे पूरा करवाया था। 1220 में इसे पूरा हो पाया था, क्योंकि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो इल्तुतमिश ही इसका दामाद था, इसने पूरा करवाया। यह मीनार दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में महत्वपूर्ण थी और यह इस्लामी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। ये कुतुब मीनार जो इस्लाम धर्म के लिए काफी ज्यादा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आसपास जो है इस्लाम धर्म में काफी कुछ लिखा हुआ है इस्लाम भाषा में। आगे चलते हैं, कुतुब मीनार की वास्तुकला देख लेते हैं। कुतुब मीनार की वास्तुकला इस्लामी और हिंदू शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारों पर अरबी, फारसी और उर्दू भाषा में कुछ शिलालेख भी लिखे हुए हैं और इसकी मीनार पर कई छोटी मीनारें भी हैं। इसकी मीनारों पर भी कई छोटी मीनारें भी हैं। अब देखते हैं कुतुब मीनार का महत्व। कुतुब मीनार भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। यह मीनार दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बनवाई गई थी और यह इस्लामी वास्तुकला और का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे देखते हैं, तो ये आपकी थी, ये आपने यहां पर देखा कुतुब मीनार के बारे में जो कि दिल्ली में ही स्थित है, और दिल्ली में स्थित लाल किले की भी जानकारी ले। पहले आपने देखा यहाँ पर ताजमहल के बारे में, और इसके बाद आगरा के लाल किले के बारे में। इसके बाद हम घूमे दिल्ली के लाल किले में, और इसके पश्चात दिल्ली के लाल किले के बारे में गुजरात गए, जहां पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है आपका सरदार सरोवर बांध, और वहीं पर स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति। और आपने देखा दिल्ली का कुतुब मीनार और दिल्ली का लाल किला। तो इस प्रकार से ये ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। तो ये स्ट्रैटेजी की जो क्लास है आप देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बट उनकी समझ में नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जो जीएस है और जीके की एक क्लास चल रही है, यहाँ पर आपको फुल डिटेल्स मिलेगी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की, और इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय जो इतिहास है, यहाँ पर तीनों इतिहास भी देखने को मिलेगी, और अर्थव्यवस्था जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो भी मिलेगी, और जो जियोग्राफी है आपकी जियोग्राफी, तो वो भी यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ मिलेगा। और स्टैटिक जीके की जो क्लास है आपकी ये चल ही रही है। तो यहाँ पर घूमेंगे संपूर्ण भारत, यहाँ देखेंगे संपूर्ण भारत का नजारा, तो हम आपको घुमाएंगे। और ये जो क्लास है हमारी ये स्टडी वेल 77, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।